welcome to my channel. Today we are going to discuss class 10 supplementary book chapter number 9. The title of our chapter is Bholi and it is written by K.A. Abbas. So first of all we will begin with word meanings and then we will proceed forward towards our summary part. So the first word meaning is matted, which means entangled. Second one is squatted, which means sat on their heels. Third one is skewed, which means ran or moved hurriedly. Fourth one is downcast, which means looking downwards. Fifth one is skimming, which means separating raw cotton from seed. Sixth one is simpleton, which means a foolish person easily tricked by others. Seventh one is nambadar, which means an officer who collects revenue. Eighth one is mimicking, which means in a funny way. Ninth one is sobbing, which means crying. 10th one is envious, which means jealous. 11th one is stirred, which means surprised. 12th one is apprehension, which means doubts. So यहाँ पे हमारा वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है और इसके पहले कि मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊं, मैं चाहूँगी कि मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। सो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है के.ए. अब्बास के द्वारा एंड इस चैप्टर में जो हमारे राइटर हैं उन्होंने एक कैरेक्टर को चूज़ किया है। उस कैरेक्टर का नाम है भोली। भोली के थ्रू जो हमारे राइटर हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि आज भी कैसे लड़कियों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं, कैसे आज भी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनकी आउटर अपीयरेंस को लेकर, कैसे आज भी जो हमारी सोसाइटी है वो लड़कियों को इल ट्रीट करती है। इन्हीं सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी से के अब्बास ने इस स्टोरी के थ्रू हमें समझाना चाहा है। सो चलिए अब हम लोग अपने समरी को पढ़ते हैं। स्टार्ट। Bholi really was Sulekha and was the fourth daughter of Namindar Ramlal. So यहाँ पे कहता है कि एक रामलाल नाम का एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है और उसकी फोर्थ डॉटर का नाम सुलेखा होता है, पर उस सुलेखा को सब लोग भोली के नाम से बुलाते हैं। अब उसे भोली के नाम से क्यों बुलाया जाता है ये मैं आपको इस समरी के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। When she was 10 months old, she fell and her brain damaged. Because of which she remained backward child. तो यहाँ पे कहता है कि जब भोली जब 10 मंथ्स की थी तब वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन उसका डैमेज हो गया था, उसमें थोड़ी सी इंजरीज आ गई थी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल चाइल्ड के जैसे नहीं थी। नॉर्मल चाइल्ड के जैसे नहीं थी कहने का मतलब है कि उसका माइंड एक नॉर्मल चाइल्ड के जैसे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता था। वो थोड़ी सी उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा कम फंक्शन करता था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। ओके, हाँ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन जो है उसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो कभी आप जैसे कि मैंने ही अभी बोल दिया चिल्ड्रंस, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें हम एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। She was very fair, but at 2 years of age, she was attacked by smallpox, which disfigured her body with deep black pock marks. तो यहाँ पे कहता है कि पहले तो भोली बहुत ही गोरी थी, पर क्या होता है कि जब वो 2 years की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरे बॉडी में ब्लैक डार्क मार्क्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग पोक मार्क्स भी कहते हैं। क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स से हुआ है इसीलिए इसे पोक मार्क्स कहा जाता है। तो जब वो 2 years की होती है उसके पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, स्मॉल पॉक्स, जिसकी वजह से उसके पूरे बॉडी में डीप ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं। और जो उतनी गोरी थी, जो बच्ची पहले उतनी गोरी थी, अब उसकी पूरे बॉडी में क्या हो गया था, डीप ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए थे। शी वॉज नेग्लेक्टेड बाई हर पेरेंट्स। सो क्या हुआ कि क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखती थी, क्योंकि वो गोरी नहीं दिखती थी, क्योंकि उसका माइंड बाकी बच्चों के जैसा नहीं था, तो इसलिए उसके जो पेरेंट्स थे उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, उसको नेग्लेक्ट कर दिया करते थे, जो कि बहुत गलत बात है। अगर कोई भी ऐसा चाइल्ड है जो कि जिसे हम लोग स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में,
तो उसे अपने पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनको काफ़ी ध्यान देना चाहिए ऐसे चाइल्ड पे, क्योंकि उनको ज़्यादा अटेंशंस की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सो ये जो उसके पेरेंट्स ने किया, भोले के पेरेंट्स ने, वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि भोली को उस वक्त अपने पेरेंट्स की हेल्प की, उनकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग देयर चाइल्ड, उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि उसको नेग्लेक्ट करना ही स्टार्ट कर दिया। ऐसे अगर हम लोग सोशल लाइफ की अगर बात करें, तो सोशल लाइफ में भी हमने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके चाइल्ड अगर उतने अच्छे से उनका ब्रेन वर्क नहीं करता है, या फिर वो थोड़े से अगली दिखती हैं, या फिर उनका कलर डार्क होता है, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते हैं, वो उनको एक आइसोलेट करके घर में ही बंद करके रख देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सो इसी चीज़ को यहाँ पे पोएट ने राइटर ने हमें यहाँ पे बताया है कि जो भी पेरेंट्स ऐसा करते हैं वो कितना गलत करते हैं, क्योंकि जो बच्चे जिनका माइंड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, या जिनको थोड़ा सा फिज़िकल कोई भी डिफिशियंसी है जिसकी वजह से वो नॉर्मल चाइल्ड जैसे नहीं है, तो उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि उनको हेल्प देना तो दूर, इंस्टीड उनको क्या किया जाता है, उनको डीमोटिवेट किया जाता है, उनको आइसोलेट करके घर में बंद करके रख दिया जाता है। सो यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं वो इस लाइन से हमें यही बताना चाहते हैं कि जो भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसको, उनकी हेल्प सभी इंसानों को करनी चाहिए, स्पेशली उनके पेरेंट्स को। Now let's move forward. But due to Tasildar order, her father sent her to school in a well-dressed manner. So क्योंकि उनके पेरेंट्स, जो भोले के पेरेंट्स थे, वो उनको नेगलेक्ट कर दिया करते थे, तो उसको तैयार करने में, या फिर उसके बाल बनाने में, उसको बात देने में, उसको कपड़े खरीद के देने में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था, उस पर वो ध्यान नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया था भोले के फादर रामलाल को कि आप अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, इसी वजह से क्या हुआ कि रामलाल और उनकी वाइफ, मतलब भोली के पापा और भोली की मम्मी ने उसे स्कूल भेजने के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, वो अलाउ कर दिया क्योंकि वो तहसीलदार के ऑर्डर को, क्या कहते हैं, डिसएग्री नहीं कर सकते थे, तहसीलदार के ऑर्डर को उनको मानना ही था। तो इसीलिए क्या हुआ कि भोली को जब स्कूल जाना था तो उसको एक बहुत ही वेल ड्रेस मैनर, मतलब जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, प्रॉपर्ली उसके बालों को ऑयल करके तब उसे स्कूल भेजा गया। There, her teacher motivated her to speak confidently and make her read and write. वहाँ पे क्या हुआ कि जब भोली जा रही थी अपने घर से स्कूल के तरफ, तो उसने यही सोचा कि ज़रूर वो अपने घर से किसी अच्छी जगह जा रही है, तभी तो उसके मम्मी पापा, जो आज तक उस पर कभी ध्यान नहीं दिए, उतने अच्छे से कभी उसको रेडी नहीं किए, आज उसको रेडी करके कहीं पे भेज रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी। जब वो स्कूल में जाती है तो वहाँ पे जो उसकी टीचर होती हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और बोलती हैं कि तुम कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करो। क्यों कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश करो? क्योंकि जो भोली थी वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जिसको मैं बोलता तोतलाकर बोलना, ठीक है, थोड़ा सा तोतलाकर बोला करती थी। तो इसीलिए उसके टीचर ने बोला, अब तोतलाकर क्यों बोला करती थी? क्योंकि उससे कोई बात ही नहीं करता था, ना उसके पेरेंट्स उतने अच्छे से बात करते थे, ना उन्होंने कभी सोचा कि उसे सिखाना चाहिए कि बात कैसे करते हैं। सो इसीलिए उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। तो टीचर को लगा कि उसको हेल्प करनी चाहिए उस बच्चे की। सो इसीलिए जो टीचर है उसने उसको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और उसको मोटिवेट किया कि तुम कॉन्फिडेंटली बोलना भी अब सीखो। After a few years, he was forced to marry a 45 to 50-year-old man, as he was rich and did not ask for dowry. So क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद उसके पेरेंट्स ने, भोली के पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया कि तुम एक 45 to 50 ईयर्स की जो एक बूढ़ा इंसान है उससे शादी करने के लिए। अब ऐसा क्यों उसके पेरेंट्स ने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पेरेंट्स ने सोचा कि ये तो उतनी इंटेलिजेंट है नहीं, ना ही उतनी गोरी है, तो हमें जब इसकी शादी होगी तो हमें इसकी शादी में ज़्यादा डॉरी यानी ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो अगर कोई बूढ़ा ही इंसान है, 45 या 50 ईयर्स का भी है, और अगर वो डॉरी नहीं मांगता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि एक बूढ़े इंसान जिसका एज लगभग 45 टू 50 ईयर्स था, उससे भोली की शादी फिक्स कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसने डॉरी नहीं मांगा था, यानी उसने दहेज नहीं मांगा था, और दूसरी बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर था।
ठीक है। तो अब क्या होता है कि सोशल अगर बात मैं करूँ तो सोशली कहा जाता है कि लड़कों का इनकम देखा जाता है और लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है ना। तो ये बात बहुत गलत है, पता नहीं किसने कही, मुझे नहीं पता, पर ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। तो बात ये है कि जो ये भोले के पेरेंट्स थे वो भी इसी किसी सोच से क्या बोलते हैं, ग्रसित थे ऐसे पागलपन वाली सोच से। तो उन्होंने सोचा कि अगर लड़का पैसे वाला है, पैसा है उसके पास, तो भोली जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से रहेगी और उसको जो है पैसे भी पैसे तो देने ही नहीं पड़ेंगे, यानी दहेज तो देना ही नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका था, क्योंकि उनकी बेटी उतनी सुंदर दिखने में नहीं थी, तो सोशल कल्चर के अकॉर्डिंग अगर सुंदर नहीं है तो उसको ज़्यादा दहेज देना पड़ता। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बुरे इंसान से शादी कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यही ना होगा कि थोड़ा जल्दी मर जाएगा, मर जाए तो हमें क्या, मर जाए तो मर जाए हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते भी हैं, ऐसे हमारे लाइफ में रियल एक्सपीरियंसेस अगर आपने कभी देखे होंगे आसपास में, आँख खोलेंगे तो दिखेगा, अब बंद करके रहेंगे तो नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट हैज़ ही आस्क्ड 5000 एज डॉरी, भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम। सो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग बोलते हैं शादी से पहले कि हम डॉरी नहीं लेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे, और जब बारात आ जाती है, जब सारे फंक्शन होने लगते हैं, जब पूजा पाठ होता है, तब उस समय बोलते हैं कि अभी मुझे इतना डॉरी चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो हम ये बारात लेकर वापस चले जाएंगे, है ना। कभी देखा होगा आसपास में होता है, बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है ये, मैंने तो देखा है, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही, चलो एक बात बताते हैं। एक बार ऐसे ही हम किसी शादी में गए थे, ठीक है, और वहाँ पे उसने बोला कि मैं मतलब विदाउट डॉरी शादी करूँगा। थोड़ा सा पुअर फैमिली नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है। तो वो मान गए, वो बोले कि हमारे लिए तो अच्छा है, चलो दहेज नहीं, हम बिलीव नहीं करते थे उनकी जो पेरेंट्स थे दहेज लेने या देने में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। तो उन्होंने बोला कि वाह वाह, मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया, कि इतना अच्छा है, इतनी अच्छी उसकी सोच है, ठीक है। यानी हमारे ऐसा ही सोचता है, तभी ना उसने डॉरी लेने से मना कर दिया। जब बारात आ गई तो वरमाले के बाद वो बोलता है कि मुझे अभी के अभी 5 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं बारात लेके चला जाऊंगा, यानी मैं शादी नहीं करूंगा। यानी वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है, क्योंकि अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, शादी के लिए सब लोग आ चुके हैं। अब अगर दूल्हा वापस चला जाता है तो ऐसा माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि वो बहुत ही गलत बात होती है, बहुत ही बुरी बात होती है। ज़रूर लड़की ने कुछ किया होगा, तभी उस दूल्हे ने ऐसा किया, ठीक है। कोई ये नहीं बोलेगा कि दहेज लेने की वजह से दहेज नहीं दिया गया तो इसलिए वो उठ के चला गया, तो उसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, ये लड़की की गलती है, लड़की के पेरेंट्स की गलती है कि उसने दहेज क्यों नहीं दिया जितना उस लड़की ने मांगा। तो अब क्या होता, तब उसके पेरेंट्स, वही वाली बात हो गई सोसाइटी में आन बान और शान की। उन्होंने बोला अब क्या किया जाए, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने अरेंज किया या नहीं किया, आई डोंट नो, पर हाँ फिर शादी हो गई थी। अब इसमें जो है ना, इस दहेज प्रथा में जो हम लोग, गवर्नमेंट ने इतने सारे स्कीम्स निकाले हैं, इतने सारे मुहिम्स निकाले हैं, इतनी मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें समझाना चाहे कि दहेज देना गलत है, पर इसमें जो है लड़कों की गलती नहीं होती है कि वो दहेज मांगते हैं, नहीं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, गलती लड़की की है कि जब उस लड़की ने सुना, दुल्हन भी वहीं पे थी ना, जब उसने सुना कि उसका हस्बैंड ऐसे उसके पापा से बोल रहा है, तो उसी समय उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसी समय उसे 2 लप्पड़ लगा के निकाल देना चाहिए। पर लड़कियां ऐसा करती नहीं है ना, क्योंकि अगर लड़कियां ऐसा करना स्टार्ट कर दे तो लड़के खुद ब खुद सुधर जाएंगे, तो वो ऐसा बिलीव नहीं रखती हैं। तो इसलिए भी एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बैडली जो है डॉरी सिस्टम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा आपके आसपास में कितनी शादियां हुई होंगी जिसमें दहेज नहीं लिया जाता है, बहुत सारी शादियां हैं जिसमें सिर्फ दहेज पे ही तो शादियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि उस स्टोरी में हुआ, मैंने इतने सारी स्टोरीज बता दी, उसी तरह जो है भोली के साथ भी हुआ कि भोली के जो 45 to 50 ईयर ओल्ड सो कॉल हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे 5000 रुपीज़ डॉरी के लिए नहीं देते हो तो मैं भोली से शादी नहीं करूँगा। अब देखते हैं कि इस पे भोली का स्टैंड क्या रहता है। भोली रिफ्यूज टू मैरी हिम। अब भोली ने कहा कि ठीक है, चलो मैंने सब चीज़ मान लिया कि आप बूढ़े हो, फिर भी मैं आपसे शादी कर रही हूँ अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन अब जो आपने ये बात कही है दहेज की, डॉरी की, तो मैं आपसे शादी अब नहीं करूँगी। She said that she will spend her rest
ऑफ द लाइफ सर्विंग हर पेरेंट्स। उसने कहा कि मैं अपनी जितनी भी बाकी बची हुई उम्र है मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको सर्व करूँगी, यानी मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको उनकी सेवा करूँगी, मैं उनकी सेवा करके उसे बिता दूँगी और अपने स्कूल के जो बच्चे हैं मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने बहुत सारा अपना पर्सनल और सोशल स्ट्रक्चर को भी आपको समझाया है। ये स्टोरी जो है बेसिकली इसलिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं समझाया था, इसलिए समझाया था क्योंकि ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ही बुरी हैं ये, ठीक है। अब अगर हम इसकी मोरल्स की बात करें तो इसका जो मॉडल है स्टोरी का वो ये है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट एंड वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय आवर फिजिकल अपीयरेंस। यानी हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए जो भी काम हम करें उन सभी चीज़ों में, और कभी भी अपने आप को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता है। आपका आउटर अपीयरेंस क्या है ये भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये मैटर करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप कैसे हो, ठीक है। और ये भी बुक में मैटर करता है, मोरल्स में ही मैटर करता है। अगर सोशल लाइफ की मैं फिर से बात करूँ तो सोशल लाइफ में सिर्फ लुक्स ही मैटर करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जो लुक्स को नहीं देखकर, आपके आउटर ब्यूटी को नहीं देखकर आपकी इनर ब्यूटी पे आपको जज करते हैं, नहीं तो सारे आपको आउटर ब्यूटी पे ही आपको जज करते हैं, ठीक है। और सेकेंड मॉडल ये भी हो सकता है इसका कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा लड़कियों को ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं, ऐसे लड़के जो रिस्पेक्ट के लायक हैं और ऐसी लड़कियां जो रिस्पेक्ट के लायक हैं आपको उन्हें भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, दोनों को इक्वली देना चाहिए, ठीक है। ओके, सो चलो फिर अब हम लोग कैरेक्टर स्केच पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर स्केच करेंगे भोली का। फर्स्ट वन इज थॉट टू बी सिम्प्लीटन। अब यहाँ सिम्प्लीटन का मीनिंग क्या होता है? सिम्प्लीटन का मीनिंग मैंने वर्ड मीनिंग का जो 6 नंबर है उसमें मैंने बताया है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए वर्ड मीनिंग में और फिर देखिए कि मैंने सिम्प्लीटन का मीनिंग आपको क्या बताया था, ठीक है। सेकेंड वन इज हैड पॉक मार्क्स ओवर द बॉडी। Third one is went to school where teacher encouraged her. Fourth one is refused to marry a greedy and mean person. Fifth one is decided to serve old parents. Sixth one is decided to teach at the same school. अब पढ़ते हैं हम लोग रामलाल के बारे में, ठीक है। रामलाल का फर्स्ट पॉइंट है he was a नुमाइंदार। Second one is father of 7 children. Third one is worried about Bholi marriage. And fourth one is overlooked Vismander's age and limping. Okay, limping का भी मीनिंग मैंने वर्ड मीनिंग में बताया है। Third is teacher. First point is kind and sympathetic. Second one is encouraged Bholi to speak. And third one is encouraged Bholi to increased Bholi interest in books, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस स्टोरी का वर्ड मीनिंग, इस स्टोरी का समरी, इस स्टोरी का मोरल और प्लस इस स्टोरी का कैरेक्टर स्केच कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।